अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। पीछे आपने पढ़ लिया, हमने स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले और उन्होंने एटम बना दिया। डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए तो उन्होंने एलिमेंट्स बना दिए, जिसमें हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। देन हमने मोलेकुलर लेवल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी उसकी, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। देन अब ये मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, ऑर्गेनेली बना देंगे। और जब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेली एक जगह पर कंबाइन हो जाती हैं तो वो क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। तो ऑर्गेनेली की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बुक में ये डेफिनेशन मिसिंग थी, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विदिन आर सेल विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऑर्गेनेली क्या है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेली कहलाती हैं, और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पे साथ आपने एग्जाम्पल मस्ट देनी है। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रिस्पायरेशन का वर्क करती है। सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स निकालते हैं। सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी से एटीपी बनाते हैं। तो ये काम किसका, माइटोकॉन्ड्रिया काम है। दूसरी उन्होंने एग्जांपल दिया राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स ये स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस मीन होते हैं तैयारी। तो राइबोसोम्स का काम क्या है कि प्रोटीन्स को बनाना। तो ये आपने इसकी एग्जांपल साथ करनी है ऑर्गेनेली के। देन हम मूव करते हैं सेल की तरफ कि जब ऑर्गेनेलीज कंबाइन होंगी तो क्या बना देंगी, ये सेल बना देंगी। तो सेल की डेफिनेशन क्या है, आपने यहीं से ही इसकी सेल की डेफिनेशन करनी है। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together, जब ये आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म। तो इसलिए सेल बन जाते हैं, इसलिए सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम ऑर्गेनेली मौजूद हैं, वो तमाम सेल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो एक सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी बनाएगा, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाएंगे, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स होती हैं जो इन प्रोटीन्स की आगे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं जी। देन हमारे पास लास्ट में आती है जी, इसमें एक मेन चीज़ ये है कि जो ऑर्गेनेली हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली हैं वो सारी क्या करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक लेबर का काम क्या होता है, मजदूर का काम क्या होता है कि जब वो एक दीवार बना रहे होते हैं, हर मजदूर ने अपने लिए काम एक स्पेसिफिक कर लिया होता है। एक मजदूर ने सीमेंट घोलना है, एक मजदूर ने सीमेंट लगाना है, दूसरे मजदूर ने उसके ऊपर ईंटें लगानी है। तो हर मजदूर का एक स्पेसिफिक वर्क हो जाता है। इसी तरह सेल के अंदर ऑर्गेनेली का भी एक स्पेसिफिक वर्क होगा जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है कि उसने सेलुलर रिस्पायरेशन ही करनी है, उसने एनर्जी ही बनानी है। राइबोसोम का वर्क क्या है कि उसने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही बनानी है। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो ऑर्गेनेलिया कहती हैं डिवीजन ऑफ लेबर करती हैं सेल के अंदर। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जिसमें बहुत से प्रोकैरियोट्स के अलावा बहुत से प्रोटिस्ट ऐसे हैं, प्रोटिस्ट जिसमें प्रोटोजा वगैरह, अमीबा वगैरह आते हैं, ठीक है, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की कैटेगरीज आती हैं। तो इसमें क्या होता है, द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल्स है। तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपने डिफरेंस आप अभी से समझ लें। प्रो मीन होता है पहले, बिफोर। कैरियोट्स मीन होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं बना, उससे पहले वाली कंडीशन। अब कंप्लीट न्यूक्लियस की पहचान क्या है कि एक न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस है। इसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यू मीन होता है ट्रू, समझ आ रही है बच्चे, यू मीन होता है ट्रू। यूकैरियोट्स का मीन होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा, उनको हम क्या देते हैं कि ये यूकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इन एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्योंकि प्रो मीन पहले, यानी कि कभी कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं बना, ये वॉल्स नहीं बनेगी न्यूक्लियस के, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होगा उसमें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमेशा एक ही सेल से मिलके बनते हैं।
दूसरे केस में फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं और इनको हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं। समझ आ गई बच्चों? यू मीन ट्रू, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारा जी, अब ये ऑर्गेनेली बन गई, सेल बन गए। अब डिफरेंट सेल्स जब अब एक ही तरह के जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होंगे और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो ग्रुप सेल्स ने बना दिए, एक जैसे सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हैं, जब वो ग्रुप बना लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये टिश्यूज हैं। तो यहाँ से आपने टिश्यूज की भी डेफिनेशन करनी है। एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जो एक कॉमन फंक्शन कर रहे होते हैं। ईच सेल्स इन अ टिश्यूज कैरी ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे सेल्स कंबाइन हो गए जिन्होंने सेलुलर रिस्पिरेशन का काम करना है, ऐसे सेल्स कंबाइन होंगे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना है। तो जब ये सेल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने, यहाँ पर जो डेफिनेशन आएगी ना, आपने इसके साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है, वरना आपकी बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 1 नंबर उसकी डिफाइन का होता है, दूसरा नंबर उसकी एग्जाम्पल का होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे दें प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन ये टिश्यूज़ की एग्जाम्पल आ गई। एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें नर्वस टिश्यूज़ आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं, जो सेल्स मिलकर, मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। और यहाँ पर ऐसे सेल्स कंबाइन हुए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने होते हैं, वो मसल टिश्यूज़ कहलाएंगे। देन अब ये एक ही टाइप के टिश्यूज़, अब क्या हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं कि ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन हुई तो उन्होंने क्या बना दिया, सेल्स बना दिया। अब सेम सेल कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिए, टिश्यूज बना दिए, और ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह के डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज हैव रिलेटेड फंक्शंस, वो एक किस्म का एक मिलता जुलता फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, और ऑर्गन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब डिफरेंट टिश्यूज जो है, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब एक ऑर्गन बन गया, डिफरेंट टिश्यूज ने मिलके एक ऑर्गन बना लिया है। अब वो ऑर्गन जो बना है उसके अंदर जो टिश्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ काम करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल उन्होंने दी है स्टमक की, ठीक है। अब ये स्टमक, ये स्टमक है, ये वाला, ठीक है। अब ये स्टमक है, ये एक ऑर्गन बना है, ठीक है, ये एक ऑर्गन बन गया। अब इसको 2 तरह के टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन बना दिया। यहाँ पर 2 तरह के कौन कौन से टिश्यूज काम कर रही हैं, एक जी है एपिथेलियल टिश्यूज, ये जो बाहरी वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाले टिश्यूज, ये वाले, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज जिन्होंने पूरी स्टमक की बाउंड्री बना दी है, ये एपिथेलियल टिश्यूज। अब इन टिश्यूज के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। ये जूस जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज जो जिन्होंने बाउंड्री बनाई होती है स्टमक की, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करेंगे। जैसे ही फूड स्टमक में आएगी ये जूस सेक्रीट होगा और उस फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक जूस स्पेसिफिकली प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, उस फूड में जितनी भी प्रोटीन होगी उसकी डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं वो है मस्कुलर टिश्यूज, जो ये आगे मसल्स बनाएंगे। यहाँ पर ये मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये क्या बनाएंगे, ये मसल्स बनाएंगे। तो हमने पहले पढ़ा कि मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। ये स्टमक की आपस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएंगे, फूड की मिक्सिंग करने में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। अच्छा बेटा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये बोर्ड में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का लाजमी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत डिटेल के साथ प्रिपेयर करना है, डिटेल के साथ, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज जिसमें इन्होंने सेक्रीट करना है गैस्ट्रिक जूस जो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, मस्कुलर टिश्यूज जो कंट्रैक्शन करेंगे स्टमक वाल्स की, फूड की ग्राइंडिंग करेंगे और फूड को मूव करवाएंगे टू पोस्टीरियर एंड, यानी कि फूड को पिछले एंड की तरफ मूव करवाएंगे ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके, ठीक है। तो टिश्यूज क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। तो अब हर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कर रहे थे, फूड को मूव करवा रहे थे। एपिथेलियल टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस बना के उसमें से फूड के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे थे। तो ये इस तरह के टिश्यूज मिलकर क्या इन्होंने बना दिया, पूरा एक स्टमक ऑर्गन बना दिया, जिसे हम कहते हैं कि स्टमक का एक फंक्शन बन गया जो कि है डाइजेशन का काम,
ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। जब इस तरह के ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मिसाल के तौर पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, और इसका काम क्या है, डाइजेशन का काम करना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किन सिस्टम से मिलकर बनता है, इसमें स्टमक आ जाता है। सबसे पहले तो आपका आना चाहिए ऑरल कैविटी, ठीक है। चलिए हम इसको डिटेल से रीड कर लेते हैं, ऐसे आपको शायद ना समझ आए। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होंगे, मिलता जुलता काम करेंगे और वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। इसने क्या प्रोसेस करना है, डाइजेशन का प्रोसेस करना है। अब डाइजेशन के प्रोसेस के लिए इस ऑर्गन सिस्टम को जिन ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया वो कौन कौन से हैं, ओरल कैविटी, हमारे मुंह वाला जो हिस्सा होता है जिसमें टीथ हैं, जो फूड को कटिंग करेंगे, फूड को ग्राइंडिंग करेंगे, और उसमें हमारे जो सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। सलाइवा जो है उस फूड की मिक्सिंग करने में, उसको स्वेल करने में यानी कि निगलने में हेल्प करता है। फिर वो फूड कहाँ चली जाती है, स्टमक में। स्टमक के जाके उसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है तो उसमें प्रोटीन की डाइजेशन होती है। फिर वो फूड जो है मस्कुलर टिश्यूज वर्क करके उस फूड को नीचे की तरफ धकेलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी फैट्स वगैरह की अब्जॉर्प्शन होती है, लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन होती है, जो प्रोटीन्स रह जाते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। फिर वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वो लीवर में कुछ फैट्स और जो ग्लूकोज है वो लीवर में चला जाता है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो फूड के अंदर शुगर होती है उसको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, ये तमाम ऑर्गन्स कंबाइन हो गए, इन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया है, ठीक है। और इन तमाम ऑर्गन्स ने हेल्प किस में कर रहे हैं, डाइजेशन, यानी कि फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चनिंग है तो बच्चे आपने मुझे व्हाट्सएप पे इसकी क्वेश्चनिंग कर देनी है मुझसे, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूँगी, बिजी हो तो थोड़ी देर बाद भी रिप्लाई आ सकता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाए जी, अब हमारा पूरा स्मॉल लेवल से शुरू होकर हम ऑर्गन लेवल तक आगे, ऑर्गन डिफरेंट कंबाइन हुए, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना दिया। अब ऑर्गन सिस्टम से आगे हम आते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल लेवल बना दिया। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से कंबाइन हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइन हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम कंबाइन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंबाइन हो गया, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम कंबाइन हो गया। तो ये सारे सिस्टम जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल बना दिया। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। तो उसने क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है। जो इसकी डेफिनेशन, इसकी ज़्यादा आती है, डेफिनेशन ही आती है, इंडिविजुअल लेवल की डिफाइन और उसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपने यहाँ से करनी है। व्हेन अ मैन इज इंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब कोई मैन जब वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है तो नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, तो सिर्फ उसके मसल्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ उसके मसल्स वर्किंग नहीं कर रहे होते, बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। तो देखा, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में हमें थकावट फील होती है। इसके अलावा हमारे सांस फूलना शुरू हो जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इकट्ठे साथ वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। मसल्स भी वर्क कर रही हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, साथ हमारी हार्ट बीट भी स्पीड अप हो गई है। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल में पूरा वर्किंग साथ हो रही होती है। अब जब ये सेम इंडिविजुअल एक जगह पर कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बना देते हैं, एक स्पीशी बना देते हैं। तो स्पीशी की पहचान क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो सेम ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका एक ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब सेम इंडिविजुअल एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड कर सकें, यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकें और वहाँ से एक चाइल्ड को बर्थ दे सकें, एक चाइल्ड बना सकें, इसे हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसा ऑफस्प्रिंग, ऐसा आगे इंडिविजुअल, ऐसा चाइल्ड बनाएंगे जो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आपने एग्जांपल देनी है ह्यूमन स्पीशी की, ठीक है। ह्यूमन स्पीशीज इसमें आपने एग्जाम्पल देने हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर। तो इस मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन्स की बात करें, ह्यूमन्स जो है ये सेम इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब ये ह्यूमन्स एक जगह पे कंबाइन होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे इनकी नस्ल चलती है, तो ये स्पीशी कहलाती है। समझ आ गया आपको।
अब यही डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पर कंबाइन हो जाए, सेम टाइम में सेम प्लेस पे डिफरेंट स्पीशीज जब एक जगह पे हो जाएंगे तो हम उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कह देंगे। और सॉरी डिफरेंट स्पीशीज कह रही हूँ, सेम स्पीशीज, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब यही सेम स्पीशीज जब एक जगह पर कंबाइन हो जाएंगी एक ही टाइम में एक ही प्लेस में, तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अब ह्यूमन स्पीशी एक ही जगह पर कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जब हम आबादी ये जब कैलकुलेशन होती है तो इसके हम ये कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है जी, 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी थी। तो ह्यूमन क्या है, ये एक पॉपुलेशन है जिसमें सेम स्पीसीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बायो की क्लास की बात करें, ठीक है, एक बायो की क्लास है, जैसे हमारी अब ये क्लास हो रही है, इसमें जैसे सिर्फ जो बायो के स्टूडेंट हैं वो होंगे जिन्होंने बायो पढ़नी होगी। तो हमारी जो बायो की क्लास है इसमें इसी टाइम में इसी जगह पर जो सिर्फ और सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो बायो की पॉपुलेशन कहलाएगी, बायोलॉजी के उसके स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन कहलाएगी। समझ आ गई बेटा आपको। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो सेम स्पीशी हैं वो एक जगह पर कंबाइन होंगी तो वो क्या कहला देंगी, वो पॉपुलेशन कहलाएंगी। एग्जाम्पल आपने ये साथ लाजमी देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए हैबिटेट। हैबिटेट की डेफिनेशन है, हैबिटेट का मतलब होता है रहना, कोई जगह, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। तो हैबिटेट वो वाला एरिया होता है, वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पॉन्ड दे देना, पॉन्ड्स दे दें जिसमें फ्रेश वाटर बॉडी, जिसमें फिशेज वगैरह रह रही होती हैं, तो ये हैबिटेट हो गया। इसकी एग्जांपल आप पॉन्ड्स दे दें, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी कम्युनिटी लेवल। अब जब डिफरेंट, अब एक हमने कहा कि सेम स्पीशीज कंबाइन हो तो पॉपुलेशन बना दी, इससे डिफरेंट पॉपुलेशन जब कंबाइन होगी तो वो एक कम्युनिटी बना देंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब डिफरेंट पॉपुलेशन कैसे, अब फॉर यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। कम्युनिटी इज एन असेंबलेज, असेंबलेज कहते हैं इकट्ठे होना, ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। कि डिफरेंट पॉपुलेशन है, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन होंगी तो हम उसे क्या कह देंगे, कम्युनिटी कह देंगे। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट जो है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब फॉरेस्ट जो है उसमें आप गौर करें कितनी पॉपुलेशंस होती हैं, उसमें प्लांट की पॉपुलेशन भी है, उसमें एनिमल्स की पॉपुलेशन भी है, उसमें इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन भी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन भी है। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी होगी तो वो उन्होंने क्या बना दिया, फॉरेस्ट बना दिया। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट है, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स आती हैं, एनिमल्स आ जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई वगैरह आ जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल करनी है। आगे आपने कुछ नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स ही आती हैं यहाँ में से। आगे है बायोस्फीयर लेवल। तो डिफरेंट, अब ये कम्युनिटी बन गई, डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही जगह पर, जैसे हमारी अपनी सोसाइटी है, यहाँ पे भी डिफरेंट पॉपुलेशन है, हमारी गली में दरख्त भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो ये कम्युनिटी हो गई। अब कम्युनिटी का एरिया जिसमें ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं वो क्या कहलाएगी, बायोस्फीयर। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्फीयर मीन अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर ये कम्युनिटी रह रही है, जहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड कहते हैं घिरौना रहना बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रह रही हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही हैं, तो उसको हम कह देंगे ये बायोस्फीयर लेवल है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स आल इकोसिस्टम, इसमें तमाम के तमाम इकोसिस्टम मौजूद है, ठीक है। अब इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, ये भी बोर्ड में आते हैं। इकोसिस्टम क्या है, एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन देखते हैं विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। इनके साथ ह्यूमंस का या प्लांट्स का इंटरेक्शन हमने देखना होता है कि इस टेम्परेचर पे ये प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, इस टेम्परेचर पे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स को इतना सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, प्लांट्स को इतनी सूटेबल ह्यूमिडिटी चाहिए। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, खासतौर पर उनके इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। और इसको हम जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, बायोस्फीयर को, ठीक है, कि अर्थ का वो हिस्सा वो जोन जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे इस पेज में से आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल्स करनी है। पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से आपने इसको कंप्लीट अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आता है।